हेलो स्टूडेंट, रसायन विज्ञान की इस क्लास में आपका स्वागत है। स्टूडेंट, आज की जो हमारी क्लास है उस क्लास में हम कुछ 2-3 टॉपिकों के बारे में बात करने वाले हैं, जिसमें हमारा सबसे पहला जो महत्वपूर्ण टॉपिक होगा वो होगा रासायनिक समीकरण जो होता है उसको किस प्रकार संतुलित किया जाता है। तो रासायनिक समीकरण को संतुलित करने के लिए कौन कौन सी स्टेप्स होती है, कौन कौन सी अभिक्रियाएं होती है, उनके उदाहरण के तौर पर हम समझने का प्रयास करेंगे। तो हमारा आज का जो टॉपिक है वो है रासायनिक समीकरण, रासायनिक समीकरण का संतुलन। अब स्टूडेंट इस बात को हम समझेंगे कि जैसा कि हमने पिछले कुछ क्लासों में रासायनिक संयोजन के कुछ नियमों के बारे में हमने पढ़ा था, जिसमें से हमने एक नियम पढ़ा था जिसका नाम था द्रव्यमान संरक्षण नियम। तो उस नियम के अनुसार एक बात कही गई है आगे, जो अब आई है इस टॉपिक में, कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारकों और उत्पादों में परमाणुओं की संख्या सदैव समान होनी चाहिए। हम इस बात को लिखेंगे कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में यानी कि केमिकल रिएक्शंस में अभिकारकों एवं उत्पादों के परमाणुओं की संख्या समान होनी चाहिए। स्टूडेंट, किस प्रकार समान होनी चाहिए इस बात को हम समझेंगे कि हमारे पास एक रिएक्शन है, यानी कि उदाहरण नंबर 1। इस उदाहरण में हम एक अभिक्रिया को लिखते हैं जिसमें जो 4 जो मोल है वो होंगे आयरन के। उसी के साथ हम लगाएंगे ऑक्सीजन अणु, और उसकी हम जब अभिक्रिया कराते हैं तो हमें प्राप्त होता है ऑक्सीजन के हम 5 मोल लेंगे। इस बात को आप ध्यान रखें यहाँ पर। और सॉरी स्टूडेंट, यहाँ पर हम 3 मोल लेंगे, और जो रासायनिक अभिक्रिया होगी उसमें हमको प्राप्त होगा 2Fe2O3, यानी कि फेरिक ऑक्साइड प्राप्त होता है हमें। अब ये जो रासायनिक समीकरण है वो संतुलित समीकरण है। इस बात को समझे स्टूडेंट, वो किस प्रकार हम देखते हैं। संतुलित समीकरण समझे स्टूडेंट ध्यान से, कि 4 आयरन के जो परमाणु है यहां पर उपस्थित है। उसी प्रकार यहां पर गिने हम तो 2, यानी कि Fe2 है तो 2 को 2 से गुणा किया तो यानी कि 4 हो गया, और 3 को जब 2 से गुणा किया तो 6 ऑक्सीजन के जो परमाणु है वो हो गए। इसी प्रकार यहां पर भी 6 हैं और इधर भी 4 जो है आयरन है। तो इस प्रकार यह समीकरण संतुलित है, यानी कि दोनों तरफ परमाणुओं की संख्या समान है, जो कि इस नियम का पालन कर रही है। हम इसी प्रकार एक दूसरा उदाहरण और लेते हैं। इस उदाहरण में हम समझेंगे कि एक अभिक्रिया होती है जिसमें मैग्नीज, यानी कि मैग्नीज के 2 हम परमाणु लेंगे, उसके साथ हम अभिक्रिया कराएंगे ऑक्सीजन की। ऑक्सीजन के 2 परमाणु होंगे। अब यहां पर समझे स्टूडेंट, यानी कि यह अभिक्रिया करके 2MnO, यानी कि मैग्नीज मोनोऑक्साइड बनाता है। मैग्नीज मोनोऑक्साइड। अब यहां पर ये दोनों समीकरण संतुलित है। आप ध्यान से देखिएगा स्टूडेंट, ऑक्सीजन जो परमाणु है दोनों तरफ बराबर है, उसी प्रकार मैग्नीज के जो परमाणु है वो दोनों तरफ बराबर है। लेकिन अब हम कुछ असंतुलित समीकरण को लेकर उदाहरण से समझेंगे, यानी कि संतुलित समीकरण ये हो गए। अब हम उदाहरण नंबर 3 लेंगे, जिसमें अभिक्रिया होगी कि P4+O2, और जो उत्पाद बन रहा है वो बन रहा है P4O10। अब ध्यान से देखिएगा स्टूडेंट, यह एक असंतुलित समीकरण है। असंतुलित समीकरण वो किस प्रकार है स्टूडेंट, कि फास्फोरस के जो परमाणु है वो दोनों तरफ बराबर है। इस बात को आप समझिएगा ध्यान से। लेकिन ऑक्सीजन के जो परमाणु है, यानी कि इधर 2 है और इधर 10 है, यानी कि
8 ऑक्सीजन परमाणुओं का हार फेर है, यानी कि इस जो अभिकारक की तरफ जो है वो ऑक्सीजन परमाणु कम है, तो हमें ऑक्सीजन परमाणुओं को बैलेंस करना है। जब हम बैलेंस करेंगे तो वो समीकरण संतुलित हो जाएगा। हम इसको वापस लिखने का प्रयास करेंगे स्टूडेंट कि P4 प्लस, अगर हम 8 ऑक्सीजन परमाणु कम है हमारे पास, तो हम यहां क्या करेंगे कि 5O2, यानी कि टोटल 10 ऑक्सीजन परमाणु हमारे पास हो जाएंगे। इसी प्रकार जब अभिक्रिया होगी तो P4 और O10, यानी कि इधर भी 10 परमाणु है ऑक्सीजन के और इधर भी 10 ऑक्सीजन के परमाणु है, तो यह समीकरण जो है एक संतुलित समीकरण हो गया है। तो हम लिखेंगे संतुलित समीकरण। इसी प्रकार हम एक और उदाहरण लेंगे जिससे आपको और आसानी से समझ में आएगा स्टूडेंट। और अगला जो हमारे पास उदाहरण है वो है कि प्रोपेन की ऑक्सीजन के साथ जब अभिक्रिया कराई जाती है तो उसमें किस प्रकार समीकरण को जो है संतुलित किया जाता है। हमारे पास उदाहरण नंबर 4 है। अभिक्रिया होगी CH3 CH2 CH3, यानी कि प्रोपेन, और अभिक्रिया करवाई हमने ऑक्सीजन के 2 परमाणु के साथ। अब हमें उत्पाद जो प्राप्त हो रहा है वो हो रहा है कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H2O। अब यदि आप ध्यान से देखें तो यह समीकरण जो है वो एक असंतुलित समीकरण है, यानी कि असंतुलित समीकरण। यानी कि इस समीकरण में, यानी कि कार्बन जो है इधर तो 1 परमाणु है और इधर कार्बन के 3 परमाणु है। इसी प्रकार हाइड्रोजन के इधर 2 परमाणु है और इधर जो है वो 8 परमाणु है। तो हमें इस समीकरण को बैलेंस करना है, यानी कि इसमें परमाणु की संख्या दोनों तरफ समान करनी है। तो हम इसका, यह है स्टेप नंबर 1 होगा जिसमें असंतुलित समीकरण है। अब हमारे पास है स्टेप नंबर 2, यानी कि स्टेप नंबर 2। स्टेप नंबर 2 में क्या होगा स्टूडेंट, एक बार हम इसको कार्बन के जो परमाणु है उनको संतुलित करने का प्रयास करेंगे। CH3 CH2 CH3 और ऑक्सीजन, यानी कि कार्बन के इस तरफ कितने परमाणु है, 1 2 और 3। तो हमें क्या करना है, एक बार 3CO2 लगाना है और प्लस H2O लिख देना है। तो कार्बन के परमाणु तो बैलेंस हो गए स्टूडेंट। अब हमारे पास स्टेप नंबर 3 में जाते हैं हम। थर्ड, फिर से वही अभिक्रिया लिखते हैं और O2 और इसी प्रकार 3CO2। अब की बार हम क्या करेंगे कि हाइड्रोजन परमाणुओं को बैलेंस करने का प्रयास करेंगे स्टूडेंट। किस प्रकार करेंगे कि हाइड्रोजन जो है इधर 8 है, तो हमें क्या करना है 4H2O, यानी कि 1 चौक चौक 2 चौक 8, यानी कि 8 जो हाइड्रोजन परमाणु हो गए हैं, तो इधर भी 8 है और इधर भी 8, यानी कि हाइड्रोजन परमाणु बैलेंस हो गए। अब हमारे पास है स्टेप नंबर 3, स्टेप नंबर फोर्थ, जिसमें अभिक्रिया करवाई हमने CH3 CH2 CH3, यानी कि प्रोपेन प्लस अभिक्रिया करवाई O2, और फिर से वही हम संतुलित समीकरण को लिखते हुए चलेंगे CO2 प्लस 4H2। अब यहां पर कार्बन बैलेंस हो गया, हाइड्रोजन बैलेंस हो गया, लेकिन स्टूडेंट आप ध्यान से देखिए कि ऑक्सीजन परमाणु है वो अनबैलेंस्ड है, यानी कि इधर ऑक्सीजन परमाणु की संख्या ज्यादा है क्योंकि हमने इनके मूल मान भी बढ़ाए थे। तो हमको क्या करना है कि इधर 5O2 लगाना है, यानी कि टोटल 10 ऑक्सीजन परमाणु हो गए। किस प्रकार हो गया, ध्यान से देखिएगा स्टूडेंट कि 4 तो ऑक्सीजन परमाणु ये हो गए और 6 ऑक्सीजन परमाणु ये हो गए। 4 और 6 10 हो गए, तो 10 ऑक्सीजन परमाणु इधर है, 10 इधर है, 3 कार्बन इधर है, 3 कार्बन इधर है, 8 हाइड्रोजन इधर है और 8 हाइड्रोजन उधर है, यानी कि यह समीकरण जो है वो संतुलित समीकरण हो गया है। संतुलित समीकरण। अब स्टूडेंट हम समीकरण को संतुलित करने के जो क्वेश्चन है वो टॉपिक जो है वो कंप्लीट होता है। और इसी के साथ आप और कई बुक्स में जो रिएक्शन दी गई है उनको संतुलित करने का प्रयास करें ताकि एग्जाम में आपको कठिनाई नहीं आए। नाउ स्टूडेंट, अगला हम टॉपिक लेते हैं स्टूडेंट, हमारा जो अगला टॉपिक है वो होगा द्रव्यमान प्रतिशत। द्रव्यमान प्रतिशत, हम इसकी डेफिनेशन लिखेंगे कि किसी रासायनिक पदार्थ में
द्रव्य की प्रतिशत मात्रा द्रव्यमान प्रतिशत कहलाती है। द्रव्यमान प्रतिशत कहलाती है, यानी कि उसमें द्रव्य कितनी मात्रा में उपस्थित है वही द्रव्यमान प्रतिशत कहलाता है। हम इसको और आसानी से उदाहरण लेकर समझेंगे जिससे आपको और आसानी से समझ में आएगा। तो हम इसका सूत्र जो है द्रव्यमान प्रतिशत किस प्रकार निकाला जाता है, तो हम सूत्र रखेंगे कि सूत्र द्रव्यमान प्रतिशत का सूत्र किस प्रकार होगा। सूत्र होगा, ध्यान से देखिएगा स्टूडेंट, कि विलेय का द्रव्यमान अपॉन विलयन का कुल द्रव्यमान इंटू 100। हम इसका एक उदाहरण लेंगे। उदाहरण में यानी कि क्वेश्चन भी समझ सकते हैं स्टूडेंट आप, कि पदार्थ ए को 2 ग्राम मात्रा में, पदार्थ बी के 18 ग्राम में मिलाया जाता है, तो पदार्थ ए का द्रव्यमान प्रतिशत ज्ञात कीजिए। समझे ध्यान से स्टूडेंट, कि हमें कुछ नहीं करना, केवल इस सूत्र का मान रखना है। अब सबसे कम मात्रा वाला पदार्थ ए है, यानी कि विलेय हो गया, और विलयन यानी कि विलेय का द्रव्यमान हमें ऊपर रखना है, तो विलेय कितना हो गया 2 ग्राम, अपॉन विलयन का कुल द्रव्यमान कितना होगा स्टूडेंट 18 प्लस 2 यानी कि 20 इंटू 100। जब हम इसको सोल्व करते हैं स्टूडेंट, तो ये लगभग जो है वो 10% के आसपास आता है, यानी कि पदार्थ ए का द्रव्यमान प्रतिशत जो है वो 10% है। इस प्रकार स्टूडेंट और कई क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। इसी के साथ हम अगला टॉपिक शुरू करते हैं, उसका नाम है मोल अंश। इसको हम स्टूडेंट इस प्रकार समझेंगे कि किसी रासायनिक पदार्थ में विशेष घटक के मोलों की संख्या प्लस विलयन के कुल मोलों की संख्या का जो अनुपात होता है वो मोल अंश कहलाता है। हम इसको समझेंगे स्टूडेंट कि किसी पदार्थ में विशेष घटक के मोलों की संख्या तथा विलयन के कुल मोलों की संख्या का अनुपात मोल अंश कहलाता है। अब स्टूडेंट इस बात को आप समझे कि मोल अंश किस प्रकार क्वेश्चन इसके पूछे जा सकते हैं। उसके लिए हम कुछ सूत्र लिखेंगे जिसके आधार पर आप क्वेश्चन सोल्व करने का प्रयास करिए। हम लिखेंगे कि माना कि पदार्थ ए और बी है हमारे पास, जिनको हमने मिलाया है, ठीक है स्टूडेंट। अब हम लिखेंगे कि ए के मोल अंश, अगर ए का मोल अंश निकालना है हमें, तो वो उसके लिए क्या सूत्र होगा, तो उसके लिए क्या करना है हमें कि ए के मोलों की संख्या अपॉन ए प्लस बी के मोलों की संख्या। यहां हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि एन ए यानी कि ए के मोलों की संख्या अपॉन एन ए प्लस एन बी यानी कि ए प्लस बी के मोलों की संख्या। अब स्टूडेंट हम लिखेंगे कि बी के मोलों की संख्या हमको अगर पूछ ले, मोल अंश पूछ ले अगर हमको, बी का मोल अंश इज इक्वल टू बी के मोलों की संख्या अपॉन ए प्लस बी के मोलों की संख्या। फिर से वही लिखना, हमें कुल लिखना है, यानी कि मोलों की संख्या। इसके और क्वेश्चन हम आगे की क्लासों में सोल्व करेंगे, प्रयास करेंगे स्टूडेंट।
तो हम लिखेंगे Na/Na+NB, यानी कि बी के मोलों की संख्या और A + B के मोलों की संख्या। इस प्रकार स्टूडेंट आज की जो क्लास है उस क्लास में हमने लगभग 3 टॉपिक पढ़े हैं, जिसमें हमने द्रव्यमान प्रतिशत भी पढ़ा है, जिसमें हमने मोलों यानी कि मोल अंश को भी पढ़ा है, और रासायनिक अभिक्रिया को किस प्रकार संतुलित किया जाता है, यानी जो समीकरण दिए होते हैं उनमें परमाणु को किस प्रकार संतुलित किया जाता है उसके बारे में हमने विस्तारित रूप से पढ़ने का प्रयास किया। इस प्रकार इस चैप्टर के 2-3 टॉपिक और बचे हैं और ये चैप्टर समाप्त होने वाला है। और स्टूडेंट इसी प्रकार की और क्लासें देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।